हेलो मेरे 10वीं के शक्तिमानों, कैसे हो तुम लोग? है ना। होप सो कि अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करके आओगे तुम लोग, है ना। चलो, अब आपकी मैम आ गई हैं तो जल्दी जल्दी से हम आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं और आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, है ना, क्योंकि हमने बहुत कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलो, तो सबसे पहले हम जो सेट करेंगे वो हम करेंगे 3251। ये हमारे पास आया है तो हम सबसे पहले ये वाला सेट कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये हम सेट करने वाले हैं, आपका फर्स्ट सेट है, ठीक है, जो हमारे पास आया है। चलो एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। तैयार सारे के सारे? भाई देखो, एक बात मैं सबको बता दूं कि जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोग भी आंसर देते रहना साथ साथ में, तो पता चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चे क्या क्या आंसर लिख करके आए हैं, ठीक है भाई। चलो, रेडी स्टेडी गो। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नेम अनाउंस करेंगे, देखते हैं किसने सबसे पहले सही आंसर लिखा है। तो भाई फर्स्ट का बता दो जल्दी से, क्या लिखा है फर्स्ट का आपने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट और वॉज द बेस फॉर द ब्रिटेन वुड सिस्टम? क्या करा इसमें? जल्दी बताओ क्या करा है भाई, बता दो। है भाई मेरे शक्तिमानों, बता दो क्या कर रहे हो। मैम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। भाई खूबसूरती बाद में निहार लेना, मेरे को ये बता दो है क्या होना चाहिए इसका आंसर, बता दो जल्दी से। ब्रिटेन वुड सिस्टम का बेस क्या था? जल्दी बताओ। सी मैम, वेरी गुड। कौन है भाई, ये कौन है? ये है अमन और शिखा अग्रवाल। वेरी गुड गाइस, ठीक है। आंसर इज इकोनॉमिक सिस्टम। वेरी गुड। सेकंड का आंसर बता दो जल्दी से। तो भाई इसका जो आपका फर्स्ट है इसका आंसर सही है आपका सी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज प्रिंटेड फर्स्ट बाय द गुटनबर्ग? ये तो मैंने स्पेशली कराया है गुटनबर्ग के बारे में आपको, और साथ में मैंने बताया भी था कि इसको याद रख लेना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसने लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा। जल्दी बता दो, सेकंड का बताओ। सेकंड का ऐसे लिख दो, सेकंड का ये, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। चलो जल्दी से बताओ क्या है सेकंड का। क्या बी क्या रिप्लाई कर रहे हो? गलत कर रहे हो सारे के सारे। चलो भाई एक बात और, सारे के सारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, ठीक है भाई। तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करती हैं, इतना तो तुम कर दो, मैम को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। देखो किसने रिप्लाई किया अभी तक। बी क्या? वेरी गुड, अमन इज राइट, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बी क्यों करके आए हो भाई? अमर जीवन, गुटनबर्ग अमर जीवन लिखेगा यार, ये तुम ये तो देख लेते। अमर जीवन इस सुनने में ऐसा लग रहा है हिंदी का है, और गुटनबर्ग तो यहाँ से है ही नहीं, तो वो क्यों लिखेंगे? बाइबल लिखी थी उन्होंने, ओके, बाइबल प्रिंट किया था उन्होंने। चलो वेरी गुड, सबके सही जवाब, सबके सही जवाब। आगे 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 चले, आगे चले मेरे बच्चों। चलो आगे चल लेते हैं। ये हमारे टिक रह जाएंगे तो हम पहले इनको हटा लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे से मैम हटा दो। सेट जो है वो हमारा चल रहा है, पहले बता दूं, सेट हमारा चल रहा है। नीचे हो जा भाई, हो जा हो जा हो जा, अरे हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। सेट हमारा चल रहा है कौन सा? 3251, ठीक है भाई, ये हमारा सेट चल रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली इन 1928? जल्दी बताओ, बरदौली में पीजेंट मूवमेंट किसने किया था? कौन देगा इसका सबसे पहले सही जवाब? वेरी गुड नमन, नमन ठाकुर, वल्लभ भाई पटेल। डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। जिसने भी वल्लभ भाई पटेल करा है बिल्कुल सही, 1 नंबर तुम्हें मिलते हैं इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल सही जवाब। अगले का बता दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगोरी ऑफ द फ्रांस? फीमेल एलिगोरी तो इतने अच्छे से समझाया था मैंने तुम्हें, है भाई। कौन कौन सही करके आया है जल्दी बताओ। फोर्थ का अपना आंसर बताओ, जल्दी से बताओ भाई, लिख दिया करो। फोर्थ का ये है, फोर्थ का ये है, क्योंकि फिर आगे पीछे बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कि किसका आंसर बता रहे हो, सही बता रहे हो गलत बता रहे हो। हाँ भाई आगे आगे हम सेट कराएंगे, आपके आगे भी सारे सेट्स कराएंगे। हमारे पास जो जो सेट आते जा रहे हैं हम उनको करा रहे हैं, तो क्लास में बने रहो, वेट करो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, और गाइस कमेंट भी करते रहना, ठीक है भाई। चलो हाँ भाई, मैम बी मैम डी मैम बी मैम डी मैम, क्या चल रहा है ये बी मैम डी मैम? हाँ भाई किसने दिया सबसे पहले सही जवाब? डी मैम, डी मैम, सुपर टेक गौरव। वेरी गुड गौरव भाई। बी क्यों करके आए हो तुम लोग इसमें? दिस इज राइट, हर इमेजेस वर पंच नहीं, वेरी गुड, बी इज राइट, शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वेरी गुड, सही है, बी होना चाहिए इसका, क्योंकि वो कोई रियल नहीं थी, एलिगोरी इज लाइक रिप्रेजेंटेशन था, है ना।
तो उनका नाम क्या था, मोरेन उनका नाम रखा गया था, उसको यूनिटी के सिंबल की तरह माना गया और बहुत सारे कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर भी उनको प्रिंट किया गया था। ठीक है भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्ट लिया। आगे चले, विवेक कह रहा है माई कंडीशन इज रीडिंग बुक्स फुल ईयर, ले पेपर बनाने वाले टीचर साल भर रटो, बुक से भी कुछ दूंगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है, किताब से आया है। किसको लग रहा है कि बुक से पेपर नहीं है? मैंने तो कराया था, ये सारे टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट मैंने कवर कराए हैं, है भाई? किसको लग रहा है बुक से पेपर नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 का आंसर बताओ, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। जो जो बच्चे क्लास लेते होंगे उनको पता होगा कि मैम ने बहुत अच्छे से कराया। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है भाई, जल्दी बता दो। है भाई बच्चों, जल्दी बता दो। 5th का बता दो, 5th का बता दो। हाँ भाई 5th का बता दो, 5th का सी, 5th का सी। वेरी गुड, वेरी गुड, है भाई, बिल्कुल सही बात है। 5th का सी कौन बता रहा है? नमन ठाकुर का सबसे पहले आया है, वेरी गुड सारे के सारे। हाँ भाई चलो, अब देखो एक और चीज है, एक और चीज बताती हूँ तुम्हें कि इसमें देखो, तुम खुद देखो यार, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सबको पता है, स्लैश एंड बर्न में होती है, ये तो इतना आसान सा था। इसमें स्मॉल पैचेस में होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आपकी जो है सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होती, लार्ज पैचेस पे होती है, और आपका प्लांटेशन होती है सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें सही कौन सा है? यूज ऑफ हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, है ना? यही है ना मैम? मैप में फुल मार्क्स, वेरी गुड भाई। मैप में फुल मार्क्स है, तो आपके 6 का आंसर बता दो जल्दी से। 6 का आंसर बता दो। 6 का तो बता भी रहे हैं बच्चे, हैं भाई? क्या बताया 6 का आप लोगों ने? 6 का तो सभी सही करके आए होंगे, सबने सही किया है 6 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था भाई। कब आया था? 6 का डी कौन बता रहा है? ये भैया गलत कर दिया जिसने भी डी करा है। 1972। ऐसे मैंने तो ऐसे चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के सबको समझाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, कैसे पोचिंग हंटिंग बैन करते हैं। 1972 में आया था, याद रख लेना। तुम्हें पॉइंट्स में याद कराए थे मैंने पॉइंट्स, है ना भाई? याद होगा तुम लोगों को? चलो याद है ना? आगे चल लेते हैं 7th पे। 7th का देख लो क्या क्या करके आए हो। मेंशन द रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेते ना, मतलब थोड़ा सा भी अगर तुम लोगों ने अपना आईक्यू भी यूज किया होगा तो कर लेते ये सवाल। अब जल्दी से बता दो किस किस ने क्या क्या करा है। 7th का बी मैम, 7th का बी, वेरी गुड। 7th का बी कौन कौन है? ये भाई काजल, वीहू, बहुत सारे बच्चे हैं 7th का बी, वेरी गुड भाई। देखो बी तो आएगा ही। अब तुम्हें पता ही है कि भाई लैंड डिग्रेडेशन जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के रीजन में होता है ना? क्यों होता है वहां पे? माइनिंग, क्यों माइनिंग की वजह से होता है? क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे सबसे ज्यादा हमारी आयरन ओर्स और सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वहां पे मिलती हैं, तो वहां पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है ना भाई? वहां से और एक्सट्रैक्शन होता है ना। चलो है भाई, यहां तक हो गया सबका? आगे चले, यस नो मे बी। भाई सारे के सारे स्माइलीज भेज दो पहले, तो हो जाएगा भाई ये। हाँ चलो अब हटेगा ये, ठीक है। मैम ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो आपका ज्यादा जूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना। आगे चल लेते हैं। ये क्यों मिटा दे रही है मैम बार बार? इसको नहीं मिटाना है हमें, है भाई? इसको क्या करना है? इसको नहीं मिटाना है, क्योंकि हम जो है हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जो हमारा सेट है वो कौन सा चल रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या जवाब है? भाई बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो तुम लोग, हैं? 8th का बी, 8th का बी। भाई मेरे को बताओ सही में किस किस का पेपर अच्छा गया, और स्माइलीज भी भेज दो मेरे को, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर जरूर कर दो, ठीक है भाई? हाँ भाई चलो, क्या है इसका आंसर? बी, वेरी गुड। सिन्हला कौन सी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया था श्रीलंका में? 1956 में सिन्हला को किया गया था, वेरी गुड। सबसे पहले किसने किया है? सबसे पहले किया है शी ने, शी मेल शी, ओके चलो भाई तुम्हारा आ गया सिन्हला, इसका आंसर है, ठीक है भाई? भाई सारे के सारे जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, क्या चक्कर है? इतने सारे बच्चे लाइव क्लास में हैं फिर भी 96 ही हैं लाइक हमारे पास। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो वीडियो पे, क्या कर रहे हो तुम लोग, है भाई? चलो आगे चले। इसमें सिन्हला लिखा है ना सबने, सबका ठीक है? ठीक है तो आगे चल लेते हैं मैम, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल लेते हैं।
अब आप कहेंगे मैम क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है। पहले तो तुम लोग बताओ मेरे को 9 में क्या करके आए हो जल्दी जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रूव दैट इंडिया इज अ कासी फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था, इंडिया में किस तरीके का फेडरलिज्म है, क्या यहाँ पर फॉलो होता है, क्या करके आए हो जल्दी बता दो, क्या करा है इसमें है भाई। ABCD चलो देख लेते हैं। क्लियर क्लियर। तो 9 का डी, 9 का डी क्यों भाई। देखो एक बात सोचो कि हमारे पास जो कासी फेडरल स्टेट का मतलब होता है सेमी फेडरल स्टेट, तो सेमी फेडरल स्टेट में क्या है, इंडिया में, इंडिया में ही है, तो ज्यादा पावर सेंटर के पास होती है, रेसिडुअरी पावर भी सेंटर के पास होती है, और जो करेंसी और रेलवेज हैं वो हमारी भी सेंटर के पास है। यार तुम खुद देख लो, कोई भी रेलवेज का डिसीजन आता है तो सेंटर लेती है, करेंसी से रिलेटेड कोई डिसीजन आता है, डीमोनेटाइजेशन हुआ तो सेंटर लेती है। तो ये तीनों चीजें कासी फेडरल स्टेट में होती हैं, मतलब इंडिया में होती हैं, लेकिन इक्वल सब्जेक्ट्स नहीं है सेंटर और स्टेट के पास। सब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट और जो स्टेट लिस्ट है उसकी बात हो रही है। तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्या इक्वल सब्जेक्ट्स हैं, नहीं है। तो भाई फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका सही है। हाँ भाई फर्स्ट सेकंड और फोर्थ किस में है, बी में। बी इज द राइट आंसर भाई। किस किसने करा है बी, बी मेरा सही है, मेरा सही है, वेरी गुड भाई। जिसका सही है मजा आ गया, ठीक है। फोड़ के आए हो पेपर तुम लोग, मतलब भाई देखो एमसीक्यू से तुम्हारा ये तो पता ही चल जाता है कि मतलब मैक्सिमम आपका पेपर अच्छा गया है या ओवरऑल खराब गया है, ठीक है। चलो वैसे खराब तो नहीं गया होगा, सारे बच्चों का अच्छा ही गया होगा पेपर, है ना। और बाकी मैम की शुभकामना आप लोग के साथ हैं यार, बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है भाई। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये तो आसान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बता दो जल्दी से। मैम ये कौन सा सेट है भाई, ये सेट यहाँ लिखा है मैंने 32.5-1, ये है ये वाला जो सेट है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 10th का क्या किया है, लिख दो साथ साथ में से 10th का ये वाला, ऐसे करके लिख दो मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि फिर आप आगे पीछे रिप्लाई करते हो ना तो मेरे को ये नहीं समझ आता पहले किसने किया, बिकॉज हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है। चलो भाई 10th का डी, 10th का डी, वेरी गुड। कौन है ये 10th का डी वाला जिसने सबसे पहले रिप्लाई किया है, 10th का डी है शिखा अग्रवाल, वेरी गुड माय गर्ल। ओके चलो भाई डी कैसे है तुम्हें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये सब तो अगर आप पढ़ते भी ना तो भी आपको एक आइडिया लग जाता। अब एंड में जो हमारा गलत है वो क्यों होगा, इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो नहीं लिखा कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स को तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं से भी कह सकते हो, मतलब उसको वो नहीं करता यार, क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट नहीं करता। हाँ ठीक है भाई। चलो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अब हम भैया जो हमने लिखा है इसको मिटा लेते हैं जरा अगले सवाल पे चलने के लिए पहले, ठीक है, फिर आगे आगे हम डिस्कस करेंगे मैम के साथ। सही है भाई, सही है सारे के सारे। चलो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, बता दो मैम 11th का हम ये करके आए हैं, जल्दी बता दो 11th में क्या किया है सबने। 11th का बी, कोहिनूर का सबसे पहले आंसर आया 11th का बी। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम भाई, इट इज बिकॉज ऑफ द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज इन इंडिया। तो बिल्कुल सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो नॉट करेक्ट क्यों लिखा, ए होना चाहिए आंसर 11th का भाई, ए, वेरी गुड। कॉमिक सेरर कुछ ऐसा लिखा है इन्होंने अपना नाम, भाई कुछ कुछ का तो मैं नाम ही नहीं पढ़ पाती हूँ यार, तुम लोगों का है। ए इज द राइट आंसर। मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, क्यों है, क्योंकि मैंने 10 बार बताया था कि यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में क्योंकि फिट कर लिया करो, क्योंकि सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज बहुत है इंडिया में, तो ए इज द राइट आंसर है भाई, ए राइट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सबने बढ़िया करा है, सबने बढ़िया करा है। चलो आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का बता दो मैम को अपनी, जल्दी जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात बताओ यार तुम लोग 12th का क्या करा है तुम लोगों ने, ये तो आसान सवाल था रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है भाई, जल्दी बताओ 12th का सबसे पहले कौन। मैम हिंदी पढ़ा दीजिए हिंदी कैसे पढ़ा दूं भाई मैं,
भाई पोल आया है, जल्दी बताओ। पोल पोल का रिप्लाई करो, सारे के सारे। पोल आया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर को। कैसा था आप लोग का एग्जाम? हाउ वाज योर एग्जाम? कितने मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे? जल्दी जल्दी से पोल फिल कर दो, जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ भाई जल्दी जल्दी से बता दो। फ्रेंडली कह रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, पुराने वाले में, कि गांधी जी ने कहा था ये स्टेटमेंट कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो ऐड हो सकती है ना? यही कह रहे हो ना आप? यार एक बात बताओ, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कहा था, लेकिन गांधी जी की कही हुई बात थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का संविधान है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे संविधान में हमेशा सेक्युलरिज्म की बात की गई है। हमारे संविधान में कभी भी किसी भी तरह के रिलीजन के बेसिस पे किसी भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने की बात नहीं करी गई है। ठीक है भाई फ्रेंडली, चलो हो गया। चलो पोल जल्दी जल्दी से पोल कर दो। सबके कितने मार्क्स आए हैं पोल में? 48% लोगों के 70 to 80% मार्क्स आएंगे, मतलब अच्छा गया है। 47% के मतलब सबका पेपर अच्छा गया है भाई, सबका अच्छा गया है। 12th का बता दो, 12th में कौन कौन है भाई? जल्दी से पहले तो वीडियो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी कह दो लाइव क्लास में आने के लिए। हैं हम यहाँ पे पेपर डिस्कस कर रहे हैं, हम एक आइडिया लगा लेंगे, आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा कि सबसे मस्त पेपर गया है और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हद तक सही थे, कितने हद तक गलत थे। ठीक है भाई, चलो 12th का डी, वेरी गुड। 12th का डी सबसे पहले वैसे विशु ने रिप्लाई किया था, बट स्टिल क्योंकि उन्होंने 12th वगैरह नहीं लिखा है तो फ्लिनिक्स इज द फर्स्ट वन टू आंसर। भाई सी वी मत बताओ, डी इज द राइट आंसर। कैसे है डी? देखो एक बात बताओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मतलब लॉ बनाती है, रेस्पॉन्सिव है क्योंकि तुम्हारे चीज को लेकर के अकाउंटेबल है, हमारी खुद की सरकार है। क्या हमें अलाउ नहीं करती वो हमारी मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए? ये तो आपकी बुक में लिखा है साफ साफ कि इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक, तो रूम देती है। नॉट नहीं होता तो सही होता, पर नॉट है तो मतलब ये गलत आंसर है। तो इसका आंसर क्या है भाई? डी है, डी है। डी करा है ना सबने 12th का? डी करा है मैम, डी करा है। सी भी करके आए हैं बच्चे यार, सी भी करके आए हैं। 13 का भी बताने लग गए, बहुत फास्ट हो यार, बहुत तेज चल रहे हो, तेज चल रहे हो। चलो 13 का क्या करा है? 13 का एवरेज निकालना था, मंथली एवरेज इनकम निकालनी थी। भाई एवरेज क्या आएगी इसकी? ये तीनों हमें किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है ना। इनको सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे 5 से, है भाई, डिवाइड कर देंगे 5 से। अब मैम ने तो आपकी निकाली नहीं, मैम भी आपकी फोन में कैलकुलेशन करती है पहले, ठीक है, उसके बाद आंसर बताएंगी। मैम ने तो आपके आंसर देखे नहीं हुए ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया हम। क्या होगा इसका आंसर? भाई हमारे कितने कितने जुड़े? 10,500। एक और है हमारे पास 10,500 वाला, है भाई 9,800। फिर हमारे पास जुड़ा 9,500, फिर हमारे पास दोबारा 10,000 है भाई, दोबारा 10,000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो किसका बिल्कुल सही जवाब है? एवरेज मंथली इनकम किसकी है रुपीज में? हाँ भाई किसकी है? क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? हाँ भाई किसकी है, जल्दी बताओ। सी इज द राइट आंसर, डी का। 13 का डी क्यों किया है आप लोगों ने? 160 मतलब 10,060, ये क्यों लगा आप लोगों को? ये क्यों लगा? हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे ना, अप्रोक्सीमेट निकालेंगे या फिर एवरेज निकालेंगे। ये क्यों लगा आप लोगों को? भाई मेरा तो आंसर ही कुछ और आ रहा है एवरेज निकाल के है भाई, पर इसका जो आंसर है भाई वो हम अभी थोड़ा लीव पे डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम करेंगे अभी थोड़ा बाद में, क्योंकि इसमें हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। आगे चल लेते हैं हम, ठीक है। चलो क्योंकि भाई मेरा आंसर तो गलत आ रहा है, जो तुम्हारा आ रहा है वो मेरा नहीं आ रहा। चलो ये हमारा थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, इसे हम ठीक कर लेते हैं। 14 देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। 14 का आंसर बताओ। व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन फ्लेमिश रीजन? ये तो पता ही होगा यार, ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है, पता हो ना, है भाई, ये तो स्टार्टिंग में पता हो जाता है। वेरी गुड। 14 का सी, यश गेमर तनीषा, वेरी गुड। 14 का सी भाई। 59 सबने सी इसका सही जवाब दिया है। वैसे पहले तो हमें बहुत लोग जवाब दे चुके हैं,
एक्सोशिवियांस हैं भाई। भाई सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। फ्लेमिश रीजन में हमारे 59% लोग रहते थे जो कि क्या बोलते थे, डच स्पीकिंग थे, राइट, डच स्पीकिंग थे। चलो आगे चल लेते हैं। सिलेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी परचेज थ्रू द मनी। ये तो आसान है, ये तो मैंने तुम्हें बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया है, बच्चों ने क्लासेस ली होंगी आप लोगों ने, तो पता होगा आप लोगों को, है ना। चलो मैम ने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है अभी तक, है तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जब मैम ने इतनी मेहनत करी आप लोगों के साथ तो थोड़ा सा मैम को आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, है ना। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, जल्दी जल्दी से उनको बोल दो लाइव क्लास में आ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे के सारे, ठीक है भाई। चलो इसका क्या करके आए हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, इस रब से क्यों नहीं डरती है। चलो बताओ 15 का डी करा है भाई, बिल्कुल सही करा है डी। किस किस ने करा है, सबने डी करा है, सबने डी करा है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। सोमदत्त है भाई, कॉमिक स्टारर, वेरी गुड। इन लोगों ने सबसे पहले रिप्लाई किया है भाई, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही करा है, डी इज द राइट आंसर। मैम ने बताया था कि इन्फेक्शियस डिसीजेज, पॉल्यूशन फ्री, मैंने IMPM से याद कराया था ये तुम्हें, है ना। और एजुकेशन भाई, लग्जरी होम तो पैसे से खरीद सकते हैं, घर भी खरीद सकते हैं, और आजकल तो हाई क्वालिटी एजुकेशन भी अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स में आप लोग खरीद ही सकते हो। पर्सनल होम ट्यूशन लगवा लेते हैं, और भी नहीं तो पैसा है भैया, कुछ भी कर लेंगे, है ना भाई। चलो आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। मैम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाई इसमें बता दो, ये तो आसान है, डेटा देख करके समझ सकते हो आप लोग। 16 का डी मैम कौन है, ये सबसे पहले आंसर देने वाले भाई ये हैं उमेश सोलंकी, वेरी गुड, वेरी गुड उमेश भाई। 16 का डी, और भी बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया है, चौधरी, सकलीन, शिखा, वेरी गुड है भाई। देखो सारे के सारे ये देख लो, डी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें इस डेटा के हिसाब से जवाब देना है। अगर आप अभी करंट डेटा के हिसाब से बात करो तो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम जॉब जो अभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा है इस डेटा के हिसाब से, भाई टोटल में देख लो, टोटल में प्राइमरी कर रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहा है, तो प्राइमरी स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा आंसर है डी। जिसने लगाया है भैया 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। होप्स। और मेरे को बता दो कि कितने कितने ऑप्शंस तुम्हारे सही गए हैं। जैसे ही तुम्हारे 20 क्वेश्चन कराऊंगी मेरे को बता देना मैम इतने इतने क्वेश्चन हमारे सही गए हैं, ऑप्शनल के हमारे आएंगे पूरे नंबर, ठीक है भाई। बता देना मेरे को कमेंट कर करके कि कितने कितने नंबर आएंगे तुम लोगों के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 17। Ma'am is waiting for your answers. Question number 17. A is a worker in a garment export industry of Jaipur. He get facilities like health insurance, provident fund, medical leaves, etc. तो किस सेक्टर में काम कर रहा है वो, क्या किया है, सी किया है, सी किया है भाई राहुल, उमेश, वेरी गुड। इनका सबसे पहले आया था, वेरी गुड भाई। इट आंसर जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वेरी गुड भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर इसका बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बहुत बारी समझाया है, डायग्राम्स फोटोज दिखा दिखा के समझाया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है। जैसे आपको एक प्रॉपर फिक्स्ड इनकम मिलती है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, मेडिकल लीव मिल जाती हैं, फंड मिल जाते हैं, मजे मजे बल्ले बल्ले, फिक्स्ड इनकम, ओवर टाइम के पैसे। लेकिन भैया ऐसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काम भी करवा लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चल लेते हैं, जल्दी बता दो 18 का आंसर तो सबको पता होगा यार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इशूज द करेंसी नोट इन इंडिया। कौन इशू करता है करेंसी नोट, कौन इशू करता है, यस 18 का डी, वेरी गुड, 18 का डी। भाई कौन है सबसे पहले जवाब देने वाला, कौन है हमारा, जेनी जेनी जेनी, ये वेरी गुड। ललित, आयुष, तोमर, वेरी गुड भाई। डी ये तो सबको ही पता है, सबने ही सही करा होगा। आरबीआई का कौन है गवर्नर, ये सब भी बताया था मैंने तुम्हें, शांति कांता दास। आरबीआई बहुत रटवाया यार मैंने तुम्हें आरबीआई में, ठीक है। अब फिर भी गलत करके आए हो ना, तो फिर भाई बहुत गड़बड़ वाली बात है अगर फिर भी गलत कर दिया इतना आसान सवाल तो। चलो वैसे मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पे नहीं करा होगा गलत। 19 देख लेते हैं, है ना भाई। कारगिल फूड जो कि एक बहुत ही बड़ी एमएनसी थी, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल की, ठीक है भाई। तो कौन सी कंट्री में ये जो
एमएनसी है वो है। इसका मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था और मैंने बताया भी था, मतलब एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें कारगिल फूड वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन से कंट्री की ये जो है ये है कंपनी है, एमएनसी है। जल्दी बता दो। डी क्यों करा है 19 का यार? 19 का डी नहीं है। कारगिल फूड जो है वो बहुत बड़ी एमएनसी है, लेकिन वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? अरे भाई सारी एमएनसीज जो हैं वो फॉरेनर ही नहीं होती, कुछ कुछ इंडियन भी होती हैं यार। कारगिल फूड की एमएनसी तो इंडिया की है। इट इज एन इंडियन इट इज एन इंडियन एमएनसी कारगिल फूड्स। चलो 20 का बताओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हैज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन अक्रॉस वो प्रोसेस द मोस्ट? ये तो तुमने किया ही होगा अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है? भाई फूड फैलाया उन्होंने, रॉ मटेरियल अक्रॉस द कंट्री, सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, या इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस द कंट्रीज? जल्दी बताओ। आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है 19th का? वो 20th का, सॉरी 20th का डी है मैम, डी है मैम, डी है मैम। ओके 20th का डी है, वेरी गुड। चलो चलो भाई, ये तो तुमने सही करा है। कौन कौन बता रहा है? ये जेनी बता रहा है, राघव बता रहा है, वेरी गुड। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस द कंट्रीज। अब तुम मुझे ये बताओ, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती, कम्युनिकेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो मतलब जो आईटी है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी यूज करते हो। तो एक्सेस टू द सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज, डी क्यों दे रहे हो? डी क्यों दे रहे हो? 20th का सी है भाई। चलो आगे चले, सेक्शन बी पे चलने। चलो सेक्शन बी देख लेते हैं, कितना कितना सही करके आए हो सेक्शन बी। ठीक है, अब अपने अपने जो आपके दूसरे पेपर सेट्स हैं वो भी हम जल्दी से देख लेंगे, जो हम सॉल्व कराएंगे। तो जल्दी से हम आगे का पेपर सेट देख लेते हैं, सेक्शन बी का क्या क्या करा है इसमें। वाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी? कर लिया होगा ये भी तुम लोगों ने, यूरोपियन क्यों आए थे अमेरिका, है भाई। और कम्युनलिज्म, बस तुम्हें पता ही है कितने फायदेमंद थे ये लोग यार, तुमने किए ही होंगे इनके ऑप्शंस भी। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल फॉर द नेशन, ये भी कराया मैंने तुम्हें। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, आसान सवाल आए थे, मतलब तुम्हारे 2-2 नंबर वाले हैं, बहुत आराम से। ये तो तुम कर सकते हो कि भाई कन्फ्लिक्ट वगैरह पैदा हो जाता है कम्युनलिज्म की वजह से, मतलब ये तो जनरल क्वेश्चंस थे, तुम कर लेते। जिनको नहीं भी आते थे जनरली अपने दिमाग से सोच करके लिख देते। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आप लोगों को लिखना था, पॉइंट्स लिख दिए ना भाई तुमने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम 19 का डी है, 19 का डी है क्या? भाई मैंने जितना मुझे पता है, जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने आप लोग को ये कराया भी है, तो आपको क्यों लग रहा है 19 का डी? देख लेते हैं एक बारी। कारगिल फूड एक बारी कंफर्म कर लेते हैं, कारगिल फूड्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, बिलोंग टू विच कंट्री? ठीक है भाई, तुम लोग के सामने देख रही हूँ अब। ओके इट इज एन अमेरिकन एमएनसी, बट उसने इंडियंस को जो इंडियन एमएनसी को खरीद लिया था। चलो ठीक है भाई, 19 का डी है तुम्हारा, ठीक है। चलो हाँ, मेरे को यही याद था तो मैंने बता दिया, सॉरी फॉर दैट। थोड़ी बहुत मिस्टेक तुम्हारी मैम से भी हो सकती है या नहीं हो सकती। चलो आगे चल लेते हैं आगे। हाँ भाई, सजेस्ट एनी 2 ways टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से। लोन वगैरह की फैसिलिटीज को आप इंक्रीज कर सकते हो, है ना। लोन फैसिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाएंगी तो आपका रूरल सेक्टर में जो है वो बढ़ जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक, सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंड्यूस कर सकते हो। एक्सप्लेन 3 इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, क्या क्या इफेक्ट हुए थे उसके। बहुत वायलेंट हो गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। फिर रोलेट एक्ट अपोज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, रोलेट एक्ट लोगों ने क्यों अपोज किया था? प्रिजनर्स को डायरेक्टली डाल रहे थे, मतलब 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को डाल रहे थे। लिखा होगा जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट इसमें लिख देते। फिर जो है जनरल डायर ने कितने लोगों को मारा था, ये सब इसमें आ जाता। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस, बहुत सही कराया था मैंने, बताया था कि आ जाएगी पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस,
है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिवली हो जाता है, बताया था मैंने, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स बताए थे कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, इनिशियल आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बाद में आप लोग को पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ते, है ना, लेट नहीं होता, डिले नहीं होता, बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती हैं। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज ऑन द वर्कर्स इन इंडिया। तो लेबर लॉज को लेकर के जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत आराम से कराया मैंने, पॉइंट्स बनवाए थे तुम्हें। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, ये भी एक्सप्लेन किया है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि देश में शांति बनी रहे। साथ में अगर आप कभी भी चाहते हो कि आप गवर्नमेंट से कुछ भी मतलब आप लोग को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो, है ना। दो सेक्टर जो कि ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो जॉइंट सेक्टर वाला। लॉन्ग सबने सही किया ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये वाला क्वेश्चन आया था। इटली की यूनिफिकेशन कराई है मैंने, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना, ये सब कैसे यूनिफाई हुई, फिर कौन उनका राजा बना, सब कराया था, अभी परसों के लेक्चर में कराया था। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप, ये भी बताया था भाई मैंने। फ्लैग और जो उनके ला पीटरी, ला सेंटियन थे, फिर उन्होंने और क्या क्या बनाया था, और क्या क्या बनाया था, जल्दी जल्दी से बता दो एक बारी, है भाई, बहुत कुछ उन्होंने करा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है नेशन को लेकर के भाई उन्होंने अपनी एक वो भी बनाई थी ना, मोरेन बनाई थी, तो बहुत कुछ उन्होंने किया था, साथ में फोक सॉन्ग्स वगैरह भी थे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पता है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस, और 5 वेज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा करा होगा, सबने यही करा होगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वाला। यार ऑप्शन भी अच्छा है तुम्हारे को, मतलब क्वेश्चन पेपर में सही कर लिया होगा। एक्सप्लेन एनी 5 चैलेंजेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटीज फेस्ड बाय पॉलिटिकल एक्टिविटीज, 5 मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये तो कर लिया होगा यार। 5 फंक्शंस बताने थे यहाँ पे। यार क्या करते हैं ये, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, पीस मेंटेन रहे इस चीज के लिए, लॉज बनाते हैं, पार्लियामेंट रन करते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं, यही सब तो करते हैं। और जो चैलेंजेस फेस करते हैं ये लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोगों को मैनेज करना, सब लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करके चलना, बहुत सारे इनके चैलेंजेस होते हैं, है ना। सिविक्स क्लास तो मैं आपकी ले नहीं पाई थी, कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो इसलिए। हाउ डज द क्रेडिट प्ले अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कर लिया, ये कर लिया आप लोगों ने। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव रोल क्रेडिट कैसे प्ले करता है, क्रेडिट पता है ना क्या होता है, लोन होता है क्रेडिट। अब पॉजिटिव रोल कैसे प्ले करेगा, आप लोगों को पैसे देने में आपकी मदद हो जाएगी, आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो, बाद में पे बैक कर सकते हो। और नेगेटिव रोल आपके ऊपर डेब्ट हो जाएगा, अगर बाय चांस नहीं दे पाए तो डेब्ट हो जाएगा, और डेब्ट हो गया तो दिक्कत होगी भाई बहुत ज्यादा, है भाई। व्हाट इज कोलेटरल, ये तो मैंने सेम ही क्वेश्चन कराया। व्हाट इज कोलेटरल, व्हाई इट इज अ रीजन टू प्रिवेंट द पुअर गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से बताया मैंने ये कि भाई कोलेटरल क्या होता है, धरोहर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो उसका एक सामान हम ले आते हैं जो गिरवी अपने पास रखते हैं, तो वो जो सामान गिरवी रखते हैं वो कोलेटरल होता है, और किस तरीके से आपसे पुअर से मतलब बैंक जो है वो कोलेटरल लेती है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। चलो अब हम अगला सेट कर ले, किसी और का सेट कर ले, चलो नेक्स्ट सेट कर लेते हैं हम।